Welcome to Brain Roots IS. Today we will study the 4% anchor, India's economic North Star. देखिए, देखने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन असल में ये वो इनविजिबल हैंड है जो इंडिया की पूरी इकोनॉमी को डायरेक्ट करता है और हम सब की फाइनेंशियल जिंदगी पर बिलीव मी एक गहरा असर डालता है। तो ये नंबर है क्या? ये है 4%, इंडिया का ऑफिशियल इन्फ्लेशन टारगेट। और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसी टारगेट को 2031 तक कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है। इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसे डीपली समझना इट बिकम्स एक्सट्रीमली क्रूशियल। आखिर ये 4% है क्या और इसे लेकर इतना फोकस क्यों है? आइए इसे डिकोड करते हैं। तो हम सब सोचते हैं कि एक नंबर, सिर्फ एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? क्या कभी सोचा है कि होम लोन की ईएमआई या सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट आखिर कौन डिसाइड करता है? जवाब इसी 4% में छुपा है। ये नंबर हर घर और हर बिजनेस के फाइनेंशियल डिसीजंस की बुनियाद है, उसकी नींव है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी ओरिजिन स्टोरी समझते हैं। ये जो साफ सुथरा क्लियर कट सिस्टम आज हम देखते हैं, ये हमेशा से नहीं था। इसकी एक प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी है जो एक बड़े इकोनॉमिक रीसेट से जुड़ी हुई है। बेसिकली ये क्लैरिटी लाने की एक जरूरत से पैदा हुआ। 2016 से पहले इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी एक मल्टीपल इंडिकेटर बेस्ड अप्रोच पर चलती थी। मतलब क्या हुआ? मतलब आरबीआई एक साथ कई चीजों को ट्रैक करता था, जैसे जीडीपी ग्रोथ, मनी सप्लाई, क्रेडिट ग्रोथ वगैरह वगैरह, जिससे पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में एक एम्बिग्युइटी यानी एक धुंधलापन, एक कंफ्यूजन बना रहता था। लेकिन 2016 के बाद हम एक सिंगल, क्लियर और लीगली मैंडेटेड इन्फ्लेशन टारगेट पर आ गए। द की वर्ड हियर फॉर योर एग्जाम नोट्स इज क्लैरिटी। तो ये बदलाव आया कैसे? लेट्स ट्रेस द टाइमलाइन। सबसे पहले 2014 में डॉक्टर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमिटी ने रेकमेंड किया कि इंडिया को एक मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क की जरूरत है। और फिर इस रिकमेंडेशन के बेसिस पर 2016 में एक लैंडमार्क रिफॉर्म हुआ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934 को अमेंड किया गया। इस अमेंडमेंट ने इस पूरे फ्रेमवर्क को एक लीगल बेसिस, एक कानूनी नींव प्रदान की। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये सिर्फ एक सलाह या गाइडलाइन नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी मैंडेट है अंडर सेक्शन 45(a) ऑफ द आरबीआई एक्ट। मतलब ये कानून है। इस लॉ के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई के कंसल्टेशन से हर 5 साल में एक बार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के हिसाब से इन्फ्लेशन टारगेट सेट करना अनिवार्य है। इससे पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इट्स द लॉ। तो चलिए अब इस फ्रेमवर्क के कोर मैकेनिज्म को आसानी से समझते हैं। इसके दिल में है एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, 4 ± 2%। लेट्स ब्रेक इट डाउन। फॉर्मूला का पहला पार्ट है -2, यानी 4 - 2 विच इज 2%। ये है लोअर लिमिट या इसे फ्लोर भी कहते हैं। अगर इन्फ्लेशन 2% से भी नीचे चला जाता है तो ये वीक डिमांड का सिग्नल है। मतलब इकोनॉमी सुस्त पड़ रही है, लोग खर्च नहीं कर रहे, जिससे डिफ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आरबीआई फॉरेन इंटरेस्ट रेट्स कट करके इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करता है। सेंटर में है 4%, द एंकर। इसे गोल्डीलॉक्स रेट कहते हैं, नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड, जस्ट राइट। अब सवाल उठता है, वाई 4%, वाई नॉट 3 और 5? एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद यह माना गया कि 4% का रेट इंडियन इकोनॉमी के लिए एकदम आदर्श है। यह इतना कम है कि आम आदमी की सेविंग्स की वैल्यू इरोड ना हो, और इतना ज्यादा भी है कि बिजनेसेस को इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा इंसेंटिव मिले, जिससे ग्रोथ प्रमोट हो। यही आरबीआई का नॉर्थ स्टार है, जिसे देखकर वो आगे बढ़ता है। और फिर है +2 यानी 4 + 2 विच इज 6%। ये है अपर लिमिट या इसे सीलिंग कहते हैं। अगर इन्फ्लेशन इस लेवल को क्रॉस करता है तो ये एक रेड फ्लैग है। इट सिग्नल्स दैट द इकोनॉमी इज ओवरहीटिंग, मतलब डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है। तब आरबीआई को कदम उठाना पड़ता है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर इकोनॉमी को कूल डाउन करना पड़ता है ताकि महंगाई वापस काबू में आ सके। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्रिटिकल है। इसे सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग ना कहकर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्यों कहते हैं? व्हाट मेक्स इट फ्लेक्सिबल? ये फ्लेक्सिबल वर्ड क्यों यूज किया जाता है? जवाब इस बैलेंस में है। इसे फ्लेक्सिबल इसलिए कहते हैं क्योंकि आरबीआई का प्राइमरी गोल जो है प्राइस स्टेबिलिटी, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव के साथ बैलेंस करना होता है। देखिए,
कुछ कंट्रीज में स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है, जहां सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर फोकस करता है, ग्रोथ पर नहीं। बट द इंडियन मॉडल इज प्रैग्मेटिक, ये दोनों को साथ लेकर चलता है। दैट्स द की। लेट्स मूव टू द टीम एंड सी हाउ दिस टारगेट इज एक्चुअली अचीव्ड। इस बड़े काम को अंजाम देने के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, यानी कि एमपीसी। एमपीसी एक 6 मेंबर बॉडी है और इसका कॉम्पोजिशन, जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, 50-50 है। 3 मेंबर्स आरबीआई के इंटरनल होते हैं, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और एक आरबीआई ऑफिसर, और बाकी 3 मेंबर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यह बैलेंस क्यों रखा गया है? ताकि डाइवर्स एक्सपर्टीज और एक डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सुनिश्चित हो सके, जिससे सिर्फ एक तरफ का व्यू डोमिनेट ना करे। तो इस टीम का यानी एमपीसी का सबसे पावरफुल वेपन क्या है? वो है रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट? सिंपल शब्दों में ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक्स के लिए पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है और वो आगे कंज्यूमर्स को होम लोन्स और कार लोन्स महंगे देते हैं। और जब रेपो रेट कम होता है तो लोन्स सस्ते हो जाते हैं। इस तरह एक रेट से पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल होता है। अब सोचिए, अगर एमपीसी अपने टारगेट को अचीव ना कर पाए तो क्या कोई अकाउंटेबिलिटी है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। इस फ्रेमवर्क में एक अकाउंटेबिलिटी रूल बिल्ट इन है जो इसे और भी मजबूत और क्रेडिबल बनाता है। लेट्स ब्रेक डाउन द कंडीशंस फॉर फेलियर स्टेप बाय स्टेप। मॉनेटरी पॉलिसी फेल तब मानी जाती है जब एवरेज इन्फ्लेशन 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, ध्यान दीजिए लगातार 9 महीने तक टॉलरेंस बैंड के बाहर रहे, यानी 6% से ऊपर या 2% से नीचे। अगर ऐसा होता है तो ये एक ऑफिशियल फेलियर ट्रिगर करता है और तब आरबीआई को गवर्नमेंट को एक डिटेल्ड रिपोर्ट देनी पड़ती है जिसमें फेलियर के रीजंस, आगे के लिए रिमीडियल एक्शंस क्या होंगे और एक एस्टिमेटेड टाइमलाइन बताना होता है कि कब तक इन्फ्लेशन वापस टारगेट रेंज में आएगा। ओके, सो वीव लुक्ड एट द माइक्रो डिटेल्स। अब तक हमने इस फ्रेमवर्क की बारीकियों को समझा। चलिए अब एक कदम पीछे हटकर थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये फ्रेमवर्क इंडिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? सो द क्रूशियल पॉइंट इस 4% टारगेट को रिटेन करने के 3 बड़े फायदे हैं। फर्स्ट एंड परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट इंश्योर्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यह अश्योरेंस मिलता है कि इंडिया एक प्रिडिक्टेबल, लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन रिजीम के लिए कमिटेड है। सेकेंड, इट एंकर्स बिजनेस एंड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। जब सबको पता है कि इन्फ्लेशन 4% के आसपास रहेगा तो बिजनेसेस और आम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग आसानी से कर पाते हैं। एंड थर्ड, इट बिल्ड्स इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी। कंसिस्टेंट पॉलिसी से इंडिया का रिस्क प्रीमियम कम होता है। एसेंशियली ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी सिर्फ एक इकोनॉमिक टूल नहीं है, ये विकसित भारत यानी एक डेवलप्ड इंडिया के विजन के लिए एक फाउंडेशनल एलिमेंट है। आप समझ रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ऐसी पॉलिसी स्टेबिलिटी बेहद बेहद जरूरी है। और अंत में ये कोट इस पूरी पॉलिसी के ह्यूमन सेंट्रिक इंपैक्ट को बड़ी खूबसूरती से बताता है। Protecting the savings and the smiles of 1.4 billion citizens। क्योंकि आखिर में ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये देश के हर नागरिक की मेहनत की कमाई और उनकी मुस्कुराहट को महफूज रखने की एक कोशिश है। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel।